बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 13.8 सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेटेड थ्रू ईच रजिस्टर एज शोन इन द फिगर आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास सर्किट के अंदर दो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हैं। एक 6 वोल्ट का सोर्स है, एक 10 वोल्ट का सोर्स है और 6 रजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। एक रजिस्टेंस R1, R2 और R5 ये 1 ओहम की हैं और R2, R3 और R6 ये 2 ओहम की हैं। हमने हर रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट फाइंड करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने सर्किट को लूप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई किया जा सके। पहला लूप है हमारे पास ABCDA और दूसरा लूप है BEFC। और हमने कंसिडर किया है कि जो करंट पहले लूप में से बह रहा है वो I1 है और हमने करंट की सेंस क्लॉकवाइज ली है। और जो दूसरा लूप BEFCB है इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है और उसकी सेंस भी हमने क्लॉकवाइज ली है। आइए अब हम लूप ABCDA पर किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज रूल टू लूप ABCDA एंड राइटिंग द लूप इक्वेशन। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसमें करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, लिहाजा जो वोल्टेज होगा, जो पावर डिसिपेशन होगी वो नेगेटिव होगी थ्रू द बैटरी, या मैं लिख सकता हूँ या वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा, पावर नहीं वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा तो -6 मैं लिख लेता हूँ। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता तो मैं +6 लिखता। दूसरे नंबर पर मेरे पास रेजिस्टेंस R1 है और उसमें से करंट I1 फ्लो हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ -I1 × 1 क्योंकि R1 1 एम्पेयर है। और उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस R6 है, इसमें करंट I1 नीचे की तरफ आ रहा है और करंट I2 ऊपर की तरफ जा रहा है। जो नेट करंट ABCDA लूप के लिहाज से फ्लो करेगा वो होगा I1 - I2, लिहाजा मैं लिख सकता हूँ -I1 - I2 R6 की वैल्यू है 2 ओहम और R5 की वैल्यू है 1 ओहम और उसमें से करंट सिर्फ I1 फ्लो हो रहा है तो मैं लिहाजा लिख सकता हूँ -I1 × 1 = 0। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आ जाता है -6 - I1 -2 × I1 - I2 -I1 = 0, या -6 - I1 - I1 -2I1 -2 × I1 - I2 = 0। अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ इस पूरी इक्वेशन में से तो मेरे पास आ जाएगा 3 + I1 + I1 - I2 = 0। दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन बच गई 3 + I1 + I1 - I2 = 0। 3 + I1 + I1 - I2 = 0। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। अब हम KVR अप्लाई करेंगे लूप BEFCB पर। आइए देखते हैं कैसे।
अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज रूल टू लूप BEFCB। सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट की सेंस क्या है और बैटरी के लिहाज से करंट किस सीमत से किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ जा रहा है। तो हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, लिहाजा जो वोल्टेज ड्रॉप बैटरी में होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये सिर्फ 10 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस आती है R4 और वो 1 ओहम है, तो मैं लिख सकता हूँ -I2 × 1। इसके बाद मेरे पास R6 रेजिस्टेंस आ जाती है और इसमें I1 करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है और I2 करंट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ इस लूप के लिहाज से नेगेटिव × I2 - I1, क्योंकि करंट को मैंने ऊपर की तरफ लेना है तो मुझे I2 - I1 लेना पड़ेगा, × 2 प्लस एंड माइनस I2 × 1 माइनस I2 × 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है 10 - I2 माइनस 2I2 माइनस माइनस प्लस 2I1 माइनस I2 माइनस 2I2 इज़ इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करूं तो -2I2 माइनस I2 माइनस 3I2 माइनस 4I2 माइनस 6I2, तो मेरे पास आ जाता है 10 - 6I2 और प्लस 2I1 इज़ इक्वल टू 0। और अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाता है 5 - 3I2 प्लस I1 इज़ इक्वल टू 0। दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 - 3I2 प्लस I1 इज़ इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को मज़ीद अगर मैं लिखूं I1 बराबर आ जाएगा 3I2 माइनस 5 के। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ और I1 की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट करूँगा मैं। नेक्स्ट इक्वेशंस आपके सामने हैं। I1 इज़ इक्वल टू 3I2 माइनस 5, ये इक्वेशन 2 है, और 3 प्लस I1 माइनस I2 इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। पुट I1 इज़ इक्वल टू 3I2 माइनस 5 इन इक्वेशन 1, यानी कि ये इक्वेशन 2 से I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 3 प्लस I1 की जगह पर 3I2 माइनस 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर I1 की जगह पर 3I2 माइनस 5 माइनस I2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करें तो आ जाता है 3 प्लस 3I2 माइनस 5 प्लस 3I2 माइनस 5 माइनस I2 इज़ इक्वल टू 0। अब 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 आ गया। 3I2 प्लस 3I2 6I2 आ गया। 6I2 माइनस I2 5I2 आ गया। मेरे पास आ गया -7 प्लस 5I2 इज़ इक्वल टू 0 और 5I2 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 7 आ गया और I2 हमारे पास आ गया 7/5 या 1.4 एम्पेयर। अब ये जो I2 की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि I1 इज़ इक्वल टू 3I2 माइनस 5 या 3 × 1.4 माइनस 5। 3 × 1.4 हमारे पास इक्वल होता है 4.2 के और 4.2 माइनस 5 होता है -0.8 एम्पेयर के। अब ये I1 की वैल्यू आ चुकी है, I2 की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन I1 की वैल्यू नेगेटिव आई है। आइए देखते हैं नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है। I1 की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि हमने ABCDA लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन ली है, असल में करंट जो है इसके अपोजिट फ़्लो करता है। ये I1 की डायरेक्शन है। अगर ये I1 के साथ नेगेटिव साइन होने का मतलब है। अब हम अगर इस फिगर को गौर से देखें तो हमें एक चीज़ पता चल रही है
कि रेजिस्टेंस R1 से और रेजिस्टेंस R5 से I1 करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस R2 से, रेजिस्टेंस R3 से और रेजिस्टेंस R4 से I2 करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस R6 से I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब हमने कौन सा करंट लेना है? चूँकि 10 वोल्ट की बैटरी बड़ी बैटरी होती है तो हमारे पास करंट की वैल्यू जो आएगी वो I2 माइनस I1 आएगी थ्रू R6। ओके जी, आगे चलते हैं और करंट की वैल्यूज़ लिखते हैं। फिगर को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि करंट थ्रू R1 जो है वो I1 के बराबर होगा और उसको मैंने I1 प्राइम का नाम दिया है और वो 0.8 एम्पेयर होगा। नेगेटिव साइन इसलिए साथ नहीं लगाई क्योंकि करंट की सेंस मैं आपको बता चुका हूँ। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताती है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है। करंट थ्रू R2 जो है वो I2 प्राइम वो I2 के इक्वल होगा, 1.4 एम्पेयर होगा। इस तरह करंट थ्रू R3 भी 1.4 एम्पेयर होगा। करंट थ्रू R4 भी 1.4 एम्पेयर होगा। करंट थ्रू R5 जो है ये चूँकि पहले लूप का हिस्सा है तो इसमें ये I1 के बराबर होगा जो कि 0.8 एम्पेयर है। करंट थ्रू R6 जो है ये I2 माइनस I1 के इक्वल होगा क्योंकि जो लूप नंबर 2 है उसकी बैटरी बड़ी है तो इसलिए I2 माइनस I1 किया। अब I2 की वैल्यू 1.4 है और I1 की वैल्यू माइनस 0.8 है तो 1.4 माइनस इंटू माइनस 0.8, 1.4 प्लस 0.8 2.2 एम्पेयर हो गया। अब हम पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करेंगे। पावर डिसिपेशन थ्रू R1 एंड R5, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस भी सेम है और दोनों के अंदर फ्लो करने वाला करंट भी सेम है इसलिए दोनों की पावर डिसिपेशन इकट्ठी फाइंड की गई। दोनों में से करंट I1 फ्लो कर रहा है तो आ जाएगा I1 स्क्वायर और दोनों के रेजिस्टेंस 1 है, I1 स्क्वायर इंटू 1। I1 है 0.8, 0.8 का स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 0.64 वाट। पावर डिसिपेशन थ्रू R6 के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने I6 प्राइम का नाम दिया था तो I6 प्राइम स्क्वायर इंटू 2 और I6 प्राइम आया था 2.2 एम्पेयर तो 2.2 का स्क्वायर इंटू 2.2 का स्क्वायर 4.84 हो गया। 4.84 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 9.68 वाट। इसी तरह पावर डिसिपेशन थ्रू R2 एंड R4 और R4 दोनों रेजिस्टेंसेस भी सेम हैं और दोनों के अंदर से एक जितना करंट फ्लो हो रहा है I2 तो आ जाएगा I2 स्क्वायर इंटू 1 दोनों के अंदर रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास आ जाएगा 1.4 का स्क्वायर इंटू 1.4 का स्क्वायर होता है 1.96 तो ये आ जाएगा 1.96 वाट। इसी तरह पावर डिसिपेशन थ्रू R3 के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है I2 तो I2 स्क्वायर इंटू R3 आ जाएगा 1.4 का स्क्वायर इंटू 2। 1.4 का स्क्वायर 1.96 होता है, 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा 3.92 वाट। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का अख्ताम होता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसकी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और वीडियो को FSC पार्ट 2 की फ़िज़िक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिल सकें। उज़ैर अहमद की तरफ से अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।